गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? गुड। सो बच्चों, ये आज मेरी आपके साथ 38th क्लास है +1 फिजिक्स की। बच्चों, इन सभी लेक्चर्स में मैंने आपके साथ मैथमेटिकल टूल डिस्कस कर दिया है फिजिक्स का, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कस किया है, वेक्टर्स का टॉपिक डिस्कस कर दिया है, मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस कर चुके हैं हम, प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर चुके हैं, लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी ऑलमोस्ट थ्योरी मैंने सारी डिस्कस कर दी है आपके साथ। अब मैंने आपके साथ लॉज ऑफ मोशन के डिफरेंट टॉपिक्स के कुछ न्यूमेरिकल शुरू किए हुए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे आपके साथ, और फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर भी मैंने न्यूमेरिकल शुरू कर दिए थे। आज उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, दिस इज द बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन 2 डायमेंशन। व्हाट इज द क्वेश्चन? कहते हैं बॉल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड strikes an identical stationary ball such that after the collision the direction of each ball makes an angle of 30 degree with the original line of motion. Find the speeds of the two balls after the collision. Is the kinetic energy conserved in this collision process? तो what is given कि आपके पास ये एक मास है, इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है, एंड कोलाइड विद आइडेंटिकल स्टेशनरी मास। ये दूसरा आपके पास स्टेशनरी मास है, और ये क्या है? रेस्ट के ऊपर है। दिस इज द स्टेज गिवन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। क्या हुआ कि बोथ द masses आर मूविंग इन 2 different directions, मेकिंग एन एंगल 30 degree. This is mass m, this is mass m, and with velocities v1 and v2. This is the stage after collision. So what it is asked कि what are their speeds v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी after the collision. So this is an example of conservation of linear momentum in 2 dimension. Here we can apply the conservation of momentum first along x-axis, then we will write down the equation of conservation of momentum along y-axis. What is the equation of conservation of momentum along x-axis? Along x-axis before collision, its momentum is 9m. Its momentum will be 0. Now this is having the components v1 cos 30. This is having the component v2 cos 30 along x-axis. So the total momentum after collision along x-axis क्या होगा? मास m का क्या होगा? m v1 cos 30 डिग्री। अनदर मास का भी क्या होगा? m v2 cos 30। m सारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? v1 प्लस v2 cos 30 क्या होता है? √3/2, तो ये यहां चला जाएगा 2√3। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई v1 प्लस v2 that is equal to 18/√3. Clear? Now we will write the equation of conservation of momentum along y-axis. Along y, initially these masses are moving along x-axis. What is the total momentum along y-axis before collision? 0. There is no velocity, there is no momentum along y-axis. अब
इस मास m का वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगी, v1 sin 30 डिग्री, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज v2 sin 30 डिग्री। क्लियर? नाउ द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग y एक्सिस क्या होगा, दैट इज m v1 sin 30 माइनस लेंगे क्योंकि इसका दूसरे मास का मोमेंटम क्या होगा, दैट इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस है, तो इसे माइनस लेंगे हम, माइनस m v2 sin 30। तो यहां से बड़ा क्लियर हुआ कि आपके पास v1 इजिकल टू क्या आ गया, v2 आ गया, मींस दोनों की वेलोसिटीज इक्वल है। तो इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास v1 इजिकल टू v2 क्या आ जाएगा, 9/√3 मीटर पर सेकेंड, और वी कैन से 3√3 मीटर पर सेकेंड। So we have written the two equations. One is for conservation of momentum along x-axis, another is for conservation of momentum along y-axis. तो वहां से हमारे पास after the collision velocity आ गई, that is v1 and v2. Clear? Next question देखिए, कहते हैं body of mass 1 kg initially at rest explodes and breaks into 3 fragments of masses in the ratio of 1:1:3. The 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with a speed of 30 meters per second. What is the velocity of the heavier fragment? Now, what is in this question? कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 1 kg है। इनिशियली दिस बॉडी इज एट रेस्ट, नाउ इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स हुज masses आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:3। तो मींस अगर एक का मास m है, दूसरे का भी m होगा, तीसरे का भी क्या होगा, कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, और 4m इजिकल टू क्या है, 1 kg है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 kg, मींस दे विल बी स्प्लिटेड इनटू 1/4 प्लस 1/4 एंड 1/2 में सेपरेट कर जाएंगे। क्लियर? नाउ सॉरी 1/5 एंड 3/5 में दीज मासेस विल बी सेपरेटेड kg में। और इसके बाद कहा गया कि जो इक्वल मासेस हैं दे फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। इक्वल मासेस, सपोज उनके मास हमने क्या ले लिया है, mm ले लिए हैं, दे फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड के साथ। Then it is said कि what is the velocity of the third heavier particle, means जो आपके पास heavier particle है जिसका मास 3/5 kg है और we can say 3m है, वो किस डायरेक्शन में, उसकी velocity क्या होगी। तो क्या है हमारे पास, what is the total mass before total momentum बिफोर एक्सप्लोजन, वो क्या है, 0 है। टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन एक्सप्लोजन के बाद ये दोनों मासेस कितना मोमेंटम अटेन कर लेते हैं, दे आर अटेनिंग द मोमेंटम 30√2m, इतना मोमेंटम अटेन कर लिया। दो मासेस में से जो ये 3 मास में सेपरेट करता है 1:1:3 की रेशियो में, जो इनके दो इक्वल मासेस हैं उनका रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा, 30√2m हो गया। तो इट मीन्स दैट थर्ड पार्टिकल का जो आपके पास मोमेंटम होना चाहिए इतना ही होना चाहिए और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे क्या है आपके पास टोटल मोमेंटम आपके पास क्या रहे, 0 रहे आफ्टर द एक्सप्लोजन आल्सो। इट मीन्स दैट थर्ड पार्टिकल विल मूव इन दिस डायरेक्शन जिसका मास कितना है, 3m, let it is moving with velocity
v मीटर पर सेकेंड। और अब हम राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन 0, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन क्या आ गया 30√2m माइनस 3mv। माइनस क्यों लिया कि it has to move in the opposite direction, so here m is cancelled with m, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी थर्ड पार्टिकल की, that is equal to 10√2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल। अगर हैवियर पार्टिकल इतनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो बाय यूजिंग द concept of conservation of linear momentum, we have calculated the velocity of the heavier particle. Clear? Now next question is, this is based upon firing of bullets from a gun. क्या है, a machine gun has a mass of 20 kilogram. It fires 35 gram bullets at the rate of 4 bullets per second with a speed of 400 meter per second. कहता है what force must be applied to the gun to keep it in the position. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कोई बुलेट्स फायर करते हैं हम गन से, और क्या कह रहा है n बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड। कहता है किस, जब आप बुलेट्स फायर कर रहे हैं तो किस फोर्स के साथ हम उस गन को होल्ड करें ताकि वो क्या है, इट विल नॉट रिक्वायर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैं फॉर्मूला भी इसमें ड्राइव करूंगा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ द n bullets are fired from a gun, n bullets are fired from a gun per second, in that case just to hold the gun in its position is the force required to hold the gun in its position is F is equal to क्या होती है NMV. Very important formula. Here n is the number of bullets fired per second, small m is the mass of each bullet, v is the velocity with which these bullets are fired. If n bullets are fired from a gun with velocity v, mass of each bullet is m, then force required to hold the gun in its position is F is equal to क्या होगा NMV. सबसे पहले ये फॉर्मूला है कैसे, देखिए फोर्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, अब इनिशियल मोमेंटम बुलेट का क्या है 0 है, फाइनल मोमेंटम क्या है mv है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा mv आ जाएगा। टाइम n bullets are fired in 1 second, it means that 1 bullet is fired in how much second, 1 by n second, तो टाइम क्या हुआ 1 by n, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ mv, तो क्या आ जाएगा mnv। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन इस पोजीशन। अब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है स्मॉल m कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है, मीन्स 20 इंटू 10⁻³ kg। नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। आपके पास वेलोसिटी कितनी दी हुई है, दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आ जाएगा आंसर 56 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर? मास दिया हुआ है आपके पास ईच बुलेट का, दैट इज सॉरी मास ऑफ ईच बुलेट इज हियर गिवन 35 ग्राम, 35 दिया हुआ है। क्लियर? 35 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 400, तो यू विल get the answer that is of 56 Newton. Clear? Next आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ that is based upon rocket propulsion, जिसपे मैंने बताया था कि आपके पास रॉकेट में फ्यूल बर्न करता है। It is an example in which the momentum changes
ड्यू टू चेंज ऑफ मास के कारण मोमेंटम चेंज होता है, और मोमेंटम चेंज होने से क्या होता है, आपके पास फ्यूल बर्न करने से रॉकेट इज अटेनिंग द थ्रस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कितनी थ्रस्ट रॉकेट के ऊपर एक्ट करती है, दैट इज u इंटू dm बाय dt। dm बाय dt क्या कहा था कि रेट विद विच द फ्यूल इज बर्निंग, u इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जिसे कि हमने कांस्टेंट मान के चला था और जिसे हमने वेलोसिटी ऑफ फ्यूल ही लेकर चले थे। तो यहां से हमने एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट भी निकाल ली थी, क्या आ गई थी, u बाय m इंटू dm बाय dt। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट भी कैलकुलेट कर ली थी, वो कितनी थी, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u इंटू log e m नॉट बाय m, वेयर m नॉट इज द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। क्या कहा था, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ऑल दीज फॉर्मूलास आर बेस्ड अपॉन व्हेन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, व्हेन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो कंसीडर्ड, तो फोर्स में माइनस mg कर देंगे, एक्सेलरेशन में माइनस g कर देंगे और वेलोसिटी में माइनस gt कर देंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, ए रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 kg ejects mass at a rate of 16 kilogram per second, means this is dm by dt with constant relative speed of 11 kilometer per second, means this is u. What is the acceleration of the rocket a minute after the blast? 1 मिनट के बाद रॉकेट की एक्सेलरेशन क्या होगी, इट इज गिवन इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो आपने ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना, तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट क्या भी बताया मैंने, क्या होती है, दैट इज a इज इक्वल टू u बाय m इंटू dm बाय dt। दिस इज एक्सेलरेशन। नाउ हियर गिवन, व्हाट इज गिवन, dm बाय dt, dm बाय dt इज गिवन, क्या दिया हुआ dm बाय dt, dm by dt is given, that is 15, this is given 15 kilogram per second, और u कितना दिया हुआ, that is 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। अब u पता चल गया, dm by dt पता चल गया, स्मॉल m नहीं पता, दिस इज द मास। अब 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट, ये 1 मिनट में पहले ये देखेंगे फ्यूल कितना बर्न कर जाएगा। 1 मिनट में फ्यूल इज बर्निंग विद द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितना फ्यूल बर्न कर जाएगा, कितना फ्यूल बर्न कर जाएगा, वो m प्राइम क्या होगा, दैट विल बी 15 इंटू 60, दैट विल बी 900 किलोग्राम फ्यूल बर्न कर जाएगा। इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, दैट इज m नॉट, दैट इज गिवन 6000 kg, कितना दिया हुआ है, 6000 kg दिया हुआ है। तो आपके पास m क्या आ जाएगा, दैट इज m नॉट माइनस m प्राइम, दैट इज 6000 माइनस 900, दिस विल बी 100 kg। क्लियर? तो मीन्स m की वैल्यू क्या होगी, 100 kg होगी, u की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 11 इंटू 10⁻³ होगी, dm by dt क्या हो गया, 15 हो गया। You will substitute all these values, you will get the answer। क्या आंसर आ जाएगा, आंसर will be 34.9 मीटर पर सेकेंड, you will get the answer। Clear? Next is a rocket is set for a vertical firing if the exhaust speed is 1000 meter per second. How much gas must be ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket? हमने रॉकेट के वेट को ओवरकम करना है, किस रेट के साथ फ्यूल बर्न करे, ताकि क्या, इट विल बी एबल टू ओवरकम दी वेट ऑफ द रॉकेट। तो फर्स्ट कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, व्हाट इज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट क्या होती है, दैट इज Ft, मैंने भी बताया, दैट इज u इंटू dm by dt। अब ये जो थ्रस्ट है कितनी एक्ट करनी चाहिए,
ताकि जो रॉकेट का वेट है उसको वो क्या कर ले, ओवरकम कर ले। रॉकेट का वेट क्या होगा, mg, दिस विल बी u इंटू dm/dt। तो यहां पे हमने ये dm/dt क्या करना है, कैलकुलेट करना है। m इनिशियल मास क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन, द मास ऑफ द रॉकेट इज गिवन, दैट इज 6000 kg दिया हुआ है। g की वैल्यू क्या ले लें, 10 ले लें, और u कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास dm/dt आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 किलोग्राम पर सेकेंड dm/dt आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या है, कहता है टू गिव द रॉकेट एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 19 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी देनी है, वो कहता है टू गिव दी रॉकेट एन इनिशियल वर्टिकल अपवर्ड एक्सेलरेशन कितनी, 19.6। इसको अगर एक्सेलरेशन देनी है तब किस रेट के साथ फ्यूल बर्न करना चाहिए, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, 19.6 u/m। क्लियर। अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि आपने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इग्नोर करना है या नहीं करना। व्हेन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट इग्नोर्ड, इट इज नॉट गिवन, तो इट मीन दैट यू कांट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो आपको -g करना पड़ेगा। यहाँ पे a कितनी है, 19.6। g को आप थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, आप क्या ले लीजिए, 9.8 ले लीजिए। u आपके पास दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से dm/dt कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। इट कम्स 176.4 किलोग्राम पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। रॉकेट के ऊपर हमें इनिशियल थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है, तो इट्स वेरी सिंपल। इनिशियल थ्रस्ट क्या आ जाएगी, दैट इज v इंटू dm/dt प्लस mg। क्या आ जाएगी, v इंटू dm/dt प्लस mg। v दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन 5, dm/dt आपने dm/dt भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है dm/dt, दैट इज m दिया हुआ है, दैट इज 20,000 kg, और v इंटू dm/dt कितना दिया हुआ है, दैट इज v/m इंटू dm/dt कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपल थ्रस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर बेस्ड अपॉन रॉकेट प्रोपल्शन। तो 3 फार्मूले हैं, आपने इनको याद रखना है। इन्हीं फार्मूले से आपके पास हर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कोलिजन के ऊपर कराता हूं। कोलिजन मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन मैंने डिस्कस किए थे। अब कोलिजन के ऊपर आपके पास 2 ही मेजर फार्मूले थे कि वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल e। तो आपके पास वो फार्मूले क्या आ गए थे, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू e इंटू u1 प्लस 1 प्लस e m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। v2 क्या आ गया था, m2 माइनस m1 इंटू e इंटू u2 प्लस 1 प्लस e m1 u1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी थी आफ्टर द कोलिजन। वहां पे स्मॉल e क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था। इसी फार्मूले के ऊपर आप एक क्वेश्चन देखिए, क्या है, कहता है बॉल ऑफ मास विद वेलोसिटी u1 कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर बॉल of same mass at rest, given that coefficient of restitution is small e, then ratios of the 2 balls after the collision is ratio of the velocities of the 2 balls after the collision। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास पहली बाल की वेलोसिटी दी हुई है, मींस u1 is here given u1, और क्या दिया हुआ है, m1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m2, और सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या दी हुई है, 0, और u2 क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। आपने v1 बाई v2 कैलकुलेट करना है,
तो V1 क्या है आपके पास M1 माइनस M2 इंटू E इंटू U1 1 प्लस E M2 U2 होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2 और V2 क्या है आपके पास M2 माइनस M1 इंटू E होल मल्टीप्लाई बाय U2 प्लस 1 प्लस E M1 U1 होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्लियर? ये V1 और V2 की वैल्यूज हैं। अब क्या होगा यहाँ पे ये M1 प्लस M2 क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। U2 क्या है यहाँ पे 0 तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, ये वाला सारा फैक्टर भी क्या हो जाएगा 0 और M1 M2 क्या है सेम है तो ये M1 M2 सारे आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो दिस बिकम्स और ये U1 भी क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन क्या आ जाएगी 1 माइनस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E आ जाएगी। दिस इज द velocities of the body, ratios of the velocities of the body after the collision. Clear? नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन हैं इट इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी को हाइट एस से ड्रॉप करें, अगर उस बॉडी और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या है स्मॉल ई है, आफ्टर n3 बाउंड वो बॉडी की हाइट कितनी रह जाएगी h इंटू ई रेज पावर 2n। और मैंने क्या कहा था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस मोशन क्या होगा h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर और टोटल टाइम टेकन क्या होगा बिफोर कमिंग द रेस्ट अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई। व्हाट इज द इम्पल्सिव टोटल इम्पल्स इम्पार्टेड बिटवीन द बॉडी एंड ग्राउंड वो क्या बताया था दैट इज इक्वल टू m अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई। इसके ऊपर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन कराता हूं। व्हाट इट इज गिवन कहता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ऑन ईच रीबाउंडिंग ऑफ ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। तो कहता है कि आपके पास हर रीबाउंड के बाद कितनी वो परसेंटेज ऑफ लॉस इन एनर्जी होगी अगर वो बॉल क्या है अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसके बीच में कितनी है 0.5 है। देखिए परसेंटेज ऑफ लॉस इन एनर्जी क्या होगी इनिशियल एनर्जी उसके पास क्या है mgh, रीबाउंड कर जाएगी तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh1 और इनिशियल क्या है दैट इज mgh तो लॉस आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे mg कैंसल आउट हो जाएगा h माइनस h1 डिवाइड बाय h मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये क्या आ जाएगा h e स्क्वायर डिवाइड बाय h इंटू 100 h कैंसल आउट हो जाएगा और e की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये क्या बन जाएगी 3/4 इंटू 100 तो कितनी यहां से आ जाएगी 75% लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर? इसी क्वेश्चन में फिर पूछा गया एक और चीज पूछी गई है कि फॉर द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द लॉस ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल। लॉस ऑफ मोमेंटम कितना होगा बॉल का। लॉस ऑफ मोमेंटम मींस इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है mv, फाइनल मोमेंटम क्या होगा mv1 डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम mv, mm कैंसल आउट हो जाएगा, v क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2gh, v1 क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2gh1, v क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2gh, 2g रूट 2g कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा अंडर रूट ऑफ h, अंडर रूट ऑफ h1, अंडर रूट ऑफ h, अंडर रूट ऑफ h1 को क्या लिख सकते हो h e स्क्वायर, h सारा कैंसल आउट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस e बन जाएगा। दिस बिकम्स 1 माइनस e मल्टीप्लाई बाय 100, e की वैल्यू कितनी है 1/2 तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 100 दिस विल बी 50% आ जाएगी। मींस लॉस इन मोमेंटम आफ्टर द फर्स्ट रिबाउंड कितना आएगा 50% आएगा।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 किलोग्राम बॉडी मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स विद another mass 4 kg moving with velocity of 2 meter per second. After the collision, these two bodies combine together, then loss in kinetic energy in the process is. तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास अगर एक मास m1 है, it collides with another mass, एक मास m1 है, it is moving with the velocity u1, collides with another mass m2 which is moving with the velocity of u2. After the collision, what happens? कि loss in kinetic energy, after the collision both the masses combine together, और इसमें total loss in kinetic energy कितना आ जाता था? क्या बताया था मैंने? m1 m2 into u1 minus u2 का whole square divided by m1 m2 into u1 minus u2 whole square whole divided by twice of m1 plus m2. This is the loss in kinetic energy in this process. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास? m1 is here given 2 kg, u1 is here given 4 meter per second, m2 is given here 4 kg, u2 is here given 2 मीटर पर सेकेंड। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अगर ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट कम्स 8/3। क्या आ जाएगा? ये m1 कितना दिया हुआ है? 2 kg दिया हुआ है। m2 कितना दिया हुआ है? 4 kg दिया हुआ है। और इट्स m1 जो है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 दिया हुआ है, m2 इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 दिया हुआ है। तो डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा? 6 12, तो दिस विल बी 3। तो आपके पास तो दिस बिकम्स 8 बाय, कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा? 8/3 आपके पास क्या आ जाएगी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है 5 masses ऑफ 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 16 किलोग्राम and 32 kilogram lying in a straight line. कहता है if 2 kilogram mass strikes with 4 kilogram mass with a velocity of 2 meter per second, if 0.5 coefficient of restitution between these masses, then velocity of 32 kg mass will be. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास ऐसे 5 masses पड़े हुए हैं, एक ही लाइन में पड़े हुए हैं। ये आपके पास क्या है? 2 kg का मास है। उसके बाद आपके पास ये 4 kg का मास है। उसके बाद आपके पास ये 8 kg का मास है। उसके बाद आपके पास ये 16 kg का मास है। और आफ्टर दैट यू आर हैविंग ए मास ऑफ 32 kg। तो ऐसे ये मासेस एक लाइन में पड़े हुए हैं। और व्हाट इट इज सेड कि 2 kg मास को आपने कितनी वेलोसिटी दी? 2 kg मास को आपने 4 मीटर पर सेकंड आपने वेलोसिटी दी। और हुआ क्या? 2 मीटर पर सेकंड आपने वेलोसिटी दी। व्हेन 2 kg मास इज गिवन ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, it strikes with a mass 4 kg, then 4 kg mass will strike with 8 kg, 8 kg mass will strike with 16 kg, then 16 kg mass will 32 kg। तो आपके पास लास्ट में 32 kg मास के पास वेलोसिटी कितनी आएगी? और क्या दिया हुआ है? जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। तो क्या करें? पहले 4 kg मास की वेलोसिटी निकाल लें। कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला मींस सेकंड बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है। V2 वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। m2 माइनस m1 इंटू ई इंटू u2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला यूज कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे u2 की वैल्यू क्या है? 0 है। m1 कितना है? 2 kg है। m2 कितना है? 4 kg है। ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब दिस अगर ये u2 0 है तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। e की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो दिस बिकम्स 3/2। m1 कितना है? 2,
u1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 2 + 4 6 2 ये 2 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 ये 3 कैंसिल आउट हो गया ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है और आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी है फिर यही फार्मूला यूज कर लेंगे ये सारा फैक्टर 0 e is 1/2 ये क्या बन जाएगा 3/2 m1 कितना है यहाँ पे 4 into 1 4 into 3/2 that becomes 4 into this is now this becomes 4 into 3/2 this becomes 6 divided by क्या आ जाएगा आपके पास 12 6 divided by 12 कितना आ जाएगा 1/2 तो 8 kg मास की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे 8 kg की निकल गई। अब आपके पास m1 कितना है 8 kg m2 कितना है 16 kg u1 कितना है आपके पास 0.5 मीटर पर सेकेंड u2 अगेन 0 e वही 1/2 तो आपके पास ये क्या फैक्टर बन जाएगा 3/2 into 8 into 1/2 तो 3/2 into 8 into 1/2 तो 1/2 into 8 4 into 3/2 6 तो आपके पास m1 plus m2 नीचे क्या आ जाएगा 24 तो ये वेलोसिटी कितनी बन जाएगी 1/4 मीटर पर सेकेंड। फिर अब आपके पास u1 क्या आ गया 1/4 m1 16 m2 32 e कितना आ गया वही 1/2 तो ये 3/2 into 16 into 1/4 this becomes 12/2 that is 6 divided by 48 so this becomes 1/8 that becomes 0.125 मीटर पर सेकंड क्या होगी वेलोसिटी ऑफ द मास 32 kg आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द क्वेश्चन कहता है a particle of mass m moving with some velocity strikes a body of mass capital M at rest the collision of strikes a body of mass capital M at rest the collision is perfectly elastic and here capital M is equal to n into small m कहता है what is the fraction of loss of kinetic energy of mass small m what is the fraction of kinetic energy transferred by mass small m तो मैंने आपको क्या कहा था कि when a mass m1 collides elastically with a stationary mass m2 in that case fraction of kinetic energy lost or fraction of kinetic energy transferred by mass m1 or fraction of kinetic energy gained by mass m2 क्या कहा था किसके बराबर थी that is 4m1 m2 divided by m1 plus m2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज m1 m1 इज m m2 क्या है यहाँ पे nm तो आपके पास रिजल्ट क्या है 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। What is your m1? m1 is m. What is your m2? That is nm. So nm plus m whole square. So this becomes 4n divided by n plus 1 का whole square. This is the fraction of kinetic energy transferred by mass small m to the mass nm. और नेक्स्ट यहाँ पे ये पूछा गया व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय मास m। रिटेन्ड के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था क्या था फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड के लिए फॉर्मूला क्या बताया था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट कर दो m1 इज m m2 इज nm m2 इज nm तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस बिकम्स 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन
collision, elastic collision और inelastic collision and perfectly inelastic collision के ऊपर ये आपके साथ मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों जैसे पता है कि सारी की सारी मेरी क्लासेस कोविड-19 को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। सो बच्चों आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है और कोरोना को भगाना है, इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे, सब प्यार से शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।